नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है श्यामली और इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 8वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस 8वें पार्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले के पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्यामली नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ जा के आप उन पार्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसको शुरू करते हैं। तभी समय भी आता है और उसके साथ 2-3 सिपाही भी थे। डॉक्टर, क्या हम पेशेंट से मिल सकते हैं? उसका बयान लेना ज़रूरी है। वो जल्द से जल्द उसके अपराधी को सलाखों के पीछे डालना चाहता था। अभिलाषा के माँ पापा, बहन मनोरमा जी, अभय, श्यामा और समय सब डॉक्टर्स को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगते हैं। हाँ, ज़रूर मिलिए, पर ज़्यादा बातचीत मत कीजिए। दोस्तों, एक बीच में रुक करके मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा एक और चैनल है मनप स्टॉक, उस पर जाइए और उसकी वीडियोस देखिए। पसंद आए तो लाइक शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे टाइटल में मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम इस स्टोरी को आगे चालू करते हैं। हाँ, ज़रूर मिलिए, पर ज़्यादा बातचीत मत कीजिए। चोट से शरीर का एक एक हड्डी टूट गई है। बहुत कष्टदायक स्थिति है उसकी। उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, डॉक्टर कहकर दूसरी तरफ निकल गए। वो सब सुनकर रोते हुए बेताबी से कमरे में घुसते हैं। अभिलाषा आंखें बंद किए हुए थी और उसकी आंखों के किनारों से आंसू फिसलकर उसके गालों को भिगो रहे थे। अभिलाषा, अभिलाषा, तू ठीक है ना? श्यामा रोने लगती थी उसकी हालत देखकर। वहाँ सब रो रहे थे। उसके चेहरे पर अनगिनत चोट के निशान थे और पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था। अभिलाषा जी, समय आगे आता है और श्यामा को रुकने का इशारा करके बोलता है। कौन लोग थे वो जो आपको किडनैप किए थे? वो 3 लोग थे सर। उन्होंने मुझे पूरे शहर में गाड़ी में ही घुमाया और बीच बीच में सब मुझे थप्पड़ और लातों से मार रहे थे। उनके चेहरे पर काला मास्क लगा था जिससे मैं चेहरा नहीं देख सकी। वो बहुत ही मुश्किल से बोल पा रही थी। उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत भी किया? समय ने अपनी आंखें झुकाकर पूछा। वो उसकी दोस्त की होने वाली पत्नी थी। उसका प्यार, उसे शर्म आ रही थी उससे ये सवाल करते हुए। अभय उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वहीं बेड पर बैठा था। वो रोकर उसे खुद को कमजोर नहीं दिखाना था, पर आंखें भी बार बार भर आती थी। अब और बुरा क्या करते सर? वो लोग ठाके लगाकर हंस रहे थे और शराब पी रहे थे। मैं आगे पीछे की कुछ ना सोचकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूदने लगी थी, पर उन लोगों ने मुझे फिर से पकड़ लिया और कहा, तुम्हें तो मारने के लिए ही पकड़े हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? और सब हंसने लगे। फिर बीच सड़क पर चलती गाड़ी के बीच मुझे धकेल दिया। मेरा सर बस से के अगले हिस्से से टकराया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो रोते हुए दर्द से कहरा रही थी। सब उसकी बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगे थे और अभय का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मैं तुम्हारी ये हालत बनाने वालों को छोड़ूंगा नहीं अभिलाषा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। वो उसे ढाढ़स बंधा रहा था। नहीं अभय जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अब नहीं बचूंगी। मुझे झूठी दिलासा मत दीजिए। माँ पापा, मैंने कभी भी आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। दीदी, आप मुझे याद ज़रूर रखना, प्लीज़ भूलना मत। आंटी जी, मैं आपके घर बहू बनकर आने चाहती थी, पर देखिए मेरे सपने अधूरे रह गए। श्यामा, तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहती थी, पर क्या करूं यार, शरीर साथ नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत याद। उसकी बात अधूरी ही रह गई और धड़कनें उसका साथ छोड़ गई। मशीन की टूं की आवाज़ सुनकर सब जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगे और अभय डॉक्टर को आवाज़ देने लगता है। डॉक्टर दौड़ते हुए आकर उसकी नब्ज देखते हैं और उसकी आंखों को, जिसमें ढेर सारे सपने और अरमान सजे थे, बंद करते हुए कहते हैं, सी इज़ नो मोर। मशीन से आती बीप की आवाज़ मानो सबके हृदय में छेद कर रही थी। हॉस्पिटल के उस इमरजेंसी वार्ड में खड़ा हर शख्स फूट फूट कर रो रहा था। उनका रुदन सुनकर आसपास के कमरों से लोग दौड़े चले आए थे। कोई किसी को दिलासा देने की स्थिति में नहीं था। अभिलाषा के माँ पापा फूट फूट कर रो रहे थे। श्यामा रोते रोते बेहाल थी। वो उसकी दोस्त कम बहन जैसी थी। अभय के सारे सपने उसके साथ ही खत्म हो गए थे।
उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। मनोरमा जी भी बैठी रो रही थी। अभिलाषा की बहन रो रो कर अपनी हालत खराब कर चुकी थी। समय और अगल बगल के लोग सबको दिलासा देकर चुप कराने की कोशिश करते हैं। समय हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अभिलाषा को एम्बुलेंस में लेकर उसके घर विदा होता है। सब लोग उसके घर जाते हैं। घर पर पड़ोसियों का जमावड़ा लग जाता है। सब उनसे तरह तरह की बातें पूछ रहे थे। अभय अब चुप हो गया था, पर समय जानता था उसके दिल पर क्या गुजर रही है। वो समय के साथ मिलकर अभिलाषा के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगता है। जिस आंगन में बारात आनी थी, बेटी को विदा होना था, आज उसी आंगन में दुल्हन की विदाई हो रही थी, पर वो भी अर्थी पर, और हमेशा के लिए। अभय चुपचाप सब कामों को करता जा रहा था, पर जब चिता को अग्नि देने का समय आया तो वो अभिलाषा का मुंह अपने हाथों में पकड़कर बिलख बिलख कर रो पड़ा। समय उसे पकड़कर दूर करता और उसके पापा अभिलाषा की चिता को आग देते हैं। सब वहां से वापस आकर अभिलाषा के माँ पापा को सांत्वना देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अभय भी अपने टूटे हुए वजूद को किसी तरह समेटकर माँ और श्यामा के साथ अपने घर को विदा होता है। समय अभिलाषा के माँ पापा को यकीन दिलाता है कि वो बहुत जल्दी ही उसके कातिलों को पकड़ लेगा। एक कमरा। वो गुस्से से तमतमा रही थी। अपने हाथ का बैग उसके मुंह पर फेंकते हुए वो चिल्ला पड़ती है, हमारे बीच में श्यामा से तुम्हारी शादी करने की बात हुई थी ताकि अभय उसे तुम्हारे साथ देखकर तड़पता रहे। किसी को मारने की बात नहीं हुई थी। वो पुलिस वाला अब कुत्तों की तरह हमारी खोज में निकल पड़ा है। याद रखना, मैं पकड़ी गई तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। पास रखी कुर्सी को पैरों से मारते हुए जाने लगती है। सिमी, सिमी रुको पहले, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। इन दोनों को मैंने उसे मार कर डराने और फिर छोड़ देने को बोला था, पर इन दोनों को उससे भागने की कोशिश अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसे सड़क पर धकेल दिया। हमने नहीं सोचा था कि वो मर जाएगी। वैसे तुम डरो मत, वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। तुम मजे से घूमो, अभय तुम्हारा ही पति बनेगा। वो मनु था जो सिमी के साथ हाथ मिलाकर अभय को बर्बाद करने मैदान में उतर चुका था। बिल्लू और अनिल, मनु के दो दोस्त, वहीं कुर्सी पर बैठे उसके गुस्से से डरे हुए थे। मेरे अभय को कुछ नहीं होना चाहिए मनु, वरना मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी जेल में बंद करवा दूंगी। वो अभय अभिलाषा से प्यार नहीं करता था, वो श्यामा को पाने के लिए नाटक कर रहा था। मैंने उसकी आंखों में श्यामा के लिए बेचैनी और प्यार देखा है, तभी उसने मुझे उस 2 टके की लड़की के लिए थप्पड़ मारा था। तुमने बेचारी अभिलाषा की जान यूं ही ले ली। अब तुम श्यामा को पटाओ और उससे शादी करके अपने भाई का बदला लो। उसे इतना तड़पाओ कि वो बिल्कुल टूट जाए। अभय अकेला पड़ जाएगा, तब मैं उसे अपना बना लूंगी। मैंने उसके लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया है और अपना लुक चेंज कर लिया है। देखो, मैंने भी उस श्यामा के जैसे ही सलवार कुर्ती पहने हैं, मेकअप करना छोड़ दिया है, बाल लंबे करवा रखे हैं। अब बोलो, क्या वो श्यामा मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? तुम जल्दी उसे अपने जाल में फंसाओ और मेरी राह का कांटा हटाओ। मैं जा रही हूँ। वो मनु से कहकर जाने लगती है। वो तो उसका बैग उठाकर देता है और कहता है, तुम एकदम टेंशन फ्री हो जाओ और घूमो फिरो ऐश करो। उसे कुछ दिन दुख मनाने दो। जैसे ही कॉलेज आती है उससे शादी की बात करता हूँ। वो उसका हाथ थपथपा कर कहता है। वो खटखट करती चली जाती है। ये अंग्रेजन बहुत ही बेवकूफ़ है, ठाके लगाकर बोलता है, अभय से शादी करेगी। उसे पता नहीं है मैं उस अभय सिंह ठाकुर को पूरी तरह बर्बाद करने वाला हूँ और उसे अपने भाई की तरह बिस्तर पर पूरी जिंदगी के लिए बैठा दूंगा। ऐसी जिंदगी बना दूंगा उसकी कि वो अपनी मौत के लिए भी तड़पेगा, पर उसे मरने नहीं दूंगा मैं। वो पागल हाथी की तरह चिंगाड़ रहा था। सूरज अपनी लाली लिए निकल चुका था। सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ चिड़ियाओं की आवाज़ से एक ताजगी सी छाई थी, पर मनोरमा जी के घर में हर ओर दुखी छाया पसरी हुई थी। कहीं कोई शोर हो हल्ला नहीं था। नौकर चाकर भी चुपचाप अपने काम में लगे हुए थे और श्यामा अपने कमरे में दुबके पड़ी थी।
मनोरमा जी अभय के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है और उसे खुद से खाना खिलाती है। उसे बहुत समझाती है, बेटा वो इतनी ही किस्मत लिखा कर लाई थी, अब उसे सोचकर मत रोया करो। मैं ये नहीं कहती कि उसे भूल जाओ, अपने दिल से उतार फेंको। तुम उसके साथ बिताए हुए अच्छे लम्हों को याद करो। यदि तुम उससे प्यार करते थे तो रोना छोड़ दो बेटा। वो जहाँ भी होगी तुम्हें रोता देखकर दुखी रहेगी। तुम अच्छे बेटा हो ना, मेरी बात मानो और अपने बिजनेस और फैक्ट्री पर ध्यान दो। वो लोग भी तुम्हारे दुख से अपने 2-3 महीने से रुका हुआ वेतन नहीं मांग रहे हैं। बेटा दुख से बाहर आओ और सबका ख्याल रखो। 2 महीने बीतने वाले हैं। श्यामा भी कॉलेज जाना छोड़ चुकी है। अगले महीने उसकी फाइनल परीक्षा है। मेरी कोई बात नहीं सुनती। अनु भी कितना समझा कर गई है पर वो कुछ सुनती ही नहीं। अब तुम ही समझाओ उसे बेटा, वरना वो फेल हो जाएगी। उसके पापा का सपना टूट जाएगा। समय भी अब अपनी बच्ची को खुद रखता है। उसने फुल टाइम आया को घर में रख लिया है। ये कहकर उसका सिर सहलाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। अभय का दिमाग माँ की बातों को सुनकर बक से खुलता है। वो शर्मिंदगी महसूस करने लगता है, ये सोचकर कि सब उसके कारण परेशान है और वो अपने दुख में सबको भुला बैठा है। उसे श्यामा और फैक्ट्री के लोगों के लिए चिंता होने लगती है। वो उठकर तैयार होकर श्यामा के कमरे में आता है। श्यामा उठो, तैयार हो, कहकर उसे देखने लगता है। वो अभिलाषा के गम में लगातार रोने और कम खाने की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी। उसका चेहरा कुम्हला रहा था। मेरा मन नहीं है छोटे ठाकुर, वो धीरे से बोली। मैंने कहा ना उठो, तैयार हो, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बोलकर वो माँ के कमरे में जाकर उन्हें श्यामा को बाहर लेकर जाने की बात बताता है। वो खुश होती हैं। अभय बाहर गाड़ी में बैठकर श्यामा का वेट करने लगता है। वो ब्लू कुर्ती पहने बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अभय उसे आता देखकर अपने बगल वाला गेट खोल देता है। वो गुमसुम सी बैठ जाती है। वो उसे अपनी फैक्ट्री लेकर जाता है। वर्कर्स सबसे मिलाता है और सबको 1-2 दिन में पेमेंट करने की बात बताता है। मैनेजर से मिलकर काम की रिपोर्ट लेता है और श्यामा से मिलवाता है। मैनेजर भी श्यामा के पापा की ईमानदारी के कायल थे। वो उन्हें प्रणाम करती है तो वो श्यामा को खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। दोनों ऑफिस में बैठते हैं जहां मैनेजर अभय को कुछ ज़रूरी फाइल्स देता है जो पेंडिंग में पड़ा था। वो सब कुछ देखकर कल से रोज़ फैक्ट्री आने की बात करके श्यामा के साथ निकल जाता है। वहाँ से वो उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसकी पसंद का नाश्ता मंगवाता है। वेटर रख कर चला गया था। वो खाने लगा पर वो चुपचाप बैठी थी। खाओ श्यामा, तुम्हारी पसंद के पनीर चाउमीन है। वो उसकी तरफ आंखें उठाती है। आप खाइए छोटे ठाकुर, मेरा मन नहीं कर रहा। अभय 1 मिनट के लिए उसकी आंखों की झिलमिली में खो सा गया था। फिर संभलते हुए उसे प्यार से समझा कर खिलाता है। वो उसकी बात को मानकर खाने लगती है। उसी समय सिम्मी रेस्टोरेंट में खाने आती है। उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ती है तो वो रुक जाती है। उन दोनों की पीठ की तरफ वो खड़ी थी, इसलिए उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। सिम्मी उन दोनों को एक साथ देखकर गुस्से से खोलने लगती है। वो बाहर आकर मनु को फ़ोन करके 5 मिनट में आने को बोलती है और खुद अंदर आकर उन्हें देखने लगती है। मनु 5 मिनट से भी कम समय में आता है और दौड़ते हुए आकर उसके पास, कहाँ हैं वो लोग, वो पूछता है। वो उसके टेबल की तरफ इशारा करती है। उन्हें देखकर मनु भी गुस्से में आ जाता है। इसकी तो मैं, तुम रुको, कहकर उसकी तरफ जाने लगता है। नहीं, अभी सही समय नहीं आया है, चलो यहाँ से। इसके कॉलेज आने का इंतज़ार करेंगे, अभी चलो। अभय का मुझे देखना अभी ठीक नहीं होगा। वो उसे खींचकर बाहर ले जाती है। वो दोनों खाकर बाहर आते हैं। सिमी और मनु अपनी गाड़ी में काला शीशा चढ़ाए बैठकर उन्हें ही देख रहे थे। दोनों चले जाते हैं और ये दोनों गुस्से से एक दूसरे से बकझक करने लगते हैं। समय अपनी बच्ची को आया के पास छोड़कर जाता था। ये बात उसके सास ससुर को पसंद नहीं थी। वो उसके लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे। प्रभा उसके दोस्त की तलाकशुदा बेटी थी। उनके बाजू वाले घर में ही रहती थी। लड़के
को मॉडर्न लड़की पसंद थी, पर प्रभा सिंपल और साधारण प्यारी सी लड़की थी। उसने प्रभा को 6 महीने में ही तलाक देकर अपनी मॉडल कलीग से शादी कर ली थी। उसके बाद प्रभा अपने पापा के साथ ही रहती थी। 2 साल हो चुके थे, पर वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने पति के ठुकराए जाने के कारण शादी करने का इरादा त्याग चुकी थी। नन्ही जीनू 7 महीने की होने चली थी। इसके दांत आने शुरू हो गए थे, तो अक्सर तबीयत खराब रहती थी। उस दिन आया को अपने गांव जाना था 1 सप्ताह के लिए, जो बेहद ज़रूरी था। समय उसे छुट्टी देकर खुद घर पर जीनू का ध्यान रख रहा था, पर एक मर्डर केस आ जाने के कारण उसे थाने जाना था। अभिलाषा के कातिल की खोज में वो बहुत मेहनत कर रहा था, पर कुछ पता नहीं चला था। इसलिए वो अब अभय के घर जाने और उससे मिलने से भी हिचकिचाने लगा था। वो अपनी सास को फ़ोन करके सब बात बताता है। वो जीनू को उनके पास पहुंचा जाने को बोलती है। समय जल्दी से तैयार होकर घर लौट करके अपनी ससुराल पहुंचता है और बेटी को सास के हवाले कर देता है। वो केस में ऐसा उलझता है कि सुबह के जाकर फुर्सत मिलती है। उसे अपनी बेटी की याद आती है, तो वो ससुराल में चला जाता है। वहाँ पता चलता है जीनू को बगल वाले घर में प्रभा ले गई है। वो नाश्ता करने लगता है। ससुर उसे शादी करने के लिए कहते हैं, पर वो चुपचाप हो जाता है। चाची, ये लीजिए आपकी गुड़िया। मैंने इसे नहला धुलाकर सुंदर बना दिया है। इसके बाल भी बांध दिए हैं और दूध भी पिला दिया है। वो जो हर वक्त चुप चुप रहती थी, जीनू के कारण उसका बचपना जाग गया था। एक सांस में बोल पड़ी। समय उसे बेहद हैरानी से देखे जा रहा था। वो अनजान आदमी को खुद को घूरते पाकर सकपका जाती है और समझ जाती है यही जीनू के पापा और चाचा चाची के जमाई है। अपने पापा और चाचा से उसके बारे में सुनती रहती थी। वो चाची के पास जाकर जीनू को उनके हाथों में देकर चली जाती है। वो पीछे से रुक तो चिल्लाती रही, पर वो नहीं रुकती है। बेटा, हम दोनों ने आपके लिए इसी को पसंद किया है। उसके ससुर उसे प्रभा को दूर तक घूरते पाकर होली से कहते हैं। बहुत अच्छी लड़की है, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर सारी बात उसे धीरे धीरे बताते हैं। उसे सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो कुछ नहीं बोलता। बेटा, तुम तैयार हो जाओ तो एक बच्ची को माँ मिल जाएगी और उस उजड़ी लड़की को घर बार। वो तुम्हारी बच्ची और तुम्हारे घर को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लेगी। गुड़िया भी अभी छोटी है, इसे माँ की ज़रूरत होगी। और वैसे भी ये लड़की है बेटा, लड़कियों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो वो बड़ी होकर झेलती हैं, पर पिता को नहीं बताकर माँ को बताती हैं। तुम सोच लो बेटा, तो हम बात पक्की कर लेंगे। समय की सास उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, माँ जी, सुहानी की मौत के बाद मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, पर आपने जीनू के बारे में जो बताया है वो भी सच है। मुझे सोचने का टाइम दीजिए। वो जीनू के भविष्य को सोचकर बोला। तभी उसे श्यामा की याद आती है। उसकी माँ भी सौतेली थी। कहीं मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तभी उसकी सास की आवाज़ के साथ ही वो वर्तमान में लौटा। बेटा जी, इतना भी टाइम मत लगा देना कि प्रभा की शादी कहीं और तय हो जाए। इसलिए आप मुझे 2-3 दिन में जवाब दे दीजिए। उसके ससुर जी उसे कुछ कुछ चुप देखकर जल्दबाजी करने में लग गए। ठीक है पापा, माँ जी, मैं चलता हूँ। रात भर जागा हूँ, कुछ देर सोऊंगा। जीनों को रखने में आपको परेशानी ना हो तो शाम तक रख लीजिए, मैं शाम को आकर ले जाऊंगा। वो झिझकते हुए बोला। कैसी बात कर रहे हो बेटा? तुम जाओ, आराम करना। जीनू के पास हम हैं और प्रभा भी है। वो हंसते हुए कहते हैं। तो समय चल देता है। अभय, कैसा है तू यार? एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। तूने जीनू के बारे में भी नहीं पूछा। वो रास्ते भर प्रभा के बारे में सोचते सोचते अभय के पास मदद लेने चला जाता है। आ बैठ यार, बहुत उलझा हुआ हूँ, इसलिए अब कहीं आने जाने या किसी से मिलने का मन नहीं करता। वो मायूसी से कहता है। देख अभय, मैंने बहुत कोशिश की अभिलाषा के कातिलों को ढूंढने की, पर उन्होंने कुछ सबूत नहीं छोड़े। काफ़ी कोशिश के बाद भी
कुछ पता नहीं चल रहा है। तू इसके कारण मुझसे नाराज़ है ना? वो अपने दिल की बात बताता है। अरे यार, ऐसी बात नहीं है। मैं अब धीरे-धीरे अभिलाषा के गम से उभर रहा हूँ। वो तो चली गई, पर सभी लोगों को मेरी ज़रूरत है यार। इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तू बेकार में अपना दिल छोटा मत कर। अच्छा, तू 2 मिनट बैठ, मैं जीनू को श्यामा के पास से लेकर आता हूँ। वो उठते हुए कहता है, अभय रुको, वो नहीं है श्यामा के पास, वो अपने नाना नानी के पास है। ये उसे रोकते हुए पकड़कर बैठाता है और सारी बात पूरी डिटेल से बताता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी का 8वां पार्ट। इससे जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में और क्या होता है। तब तक के लिए यदि दोस्तों कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।